तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वंस अगेन द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट विच इज जाइंट स्ट्रक्चर। देखो बेटा, ये जो यूनिट है ये बहुत ज्यादा आसान है। अगर आप तरीके से आज क्लास में अटेंटिव रहते हो तो आप मेरे साथ ही याद कर सकते हो। तो बस इसमें होता ही ये कि अगर आपने तरीके से इसको पढ़ा ही नहीं हो तो फिर बात अलग है। अगर आपने तरीके से पढ़ा है तो दिस इज प्रीटी प्रीटी इजी, ठीक है। और हर एक चीज जो इसमें एग्जाम के एंगल से आती है मैं इंशाल्लाह ताला उसको आज कवर करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले बेटा सवाल पैदा होता है, व्हाट इज जाइंट स्ट्रक्चर। जाइंट देखो कोई केमिकल वर्ड नहीं है, जाइंट कोई केमिस्ट्री का वर्ड नहीं है, बल्कि जाइंट तो हम इंग्लिश में भी बोलते हैं ना, है भाई। जाइंट हम बोलते हैं ना इंग्लिश में कि यार क्या जाइंट आदमी है जी। वो 6 फुट 2 इंच का आदमी आ जाए, कोई 7 फुट का आदमी आ जाए, कोई बड़ा भारी भरकम रेसलर आ जाए, द ग्रेट खली, है जी। आप कहते हैं क्या जाइंट आदमी है। या आप देखते हैं कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग, आप कहते हैं यार क्या क्या जाइंट बिल्डिंग है, क्या जो है ना जाइंट स्ट्रक्चर है। तो बेसिकली जाइंट का जो वर्ड है वो तो आप कॉमन इंग्लिश लैंग्वेज में भी बोल रहे होते हैं, दैट सिंपली मीन्स वेरी लार्ज। जब कोई चीज साइज में बहुत बड़ी होती है तो आप उसे जाइंट से तशबीह देते हैं, जाइंट के वर्ड से डिस्क्राइब करते हैं। तो जाइंट स्ट्रक्चर्स का क्या मतलब होगा कि वो केमिस्ट्री के अंदर केमिकल कंपाउंड्स, वो केमिकल कंपाउंड जिनका स्ट्रक्चर, जिनका साइज एबनॉर्मली बड़ा है, जिनका स्ट्रक्चर, जिनका साइज एबनॉर्मली बड़ा है, ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहेंगे, जाइंट स्ट्रक्चर्स। डू यू एग्री, यस और नो। जाइंट का मतलब सिंपली लार्ज है, तो जाइंट स्ट्रक्चर्स क्या होने चाहिए बेटा, लार्ज स्ट्रक्चर्स। ठीक है, इसका लिटरल मीनिंग क्या बनेगा, जाइंट स्ट्रक्चर्स आर लार्ज स्ट्रक्चर। यानी केमिस्ट्री के अंदर वो कंपाउंड जिनका स्ट्रक्चर बहुत बड़ा होता है, जिनका साइज बहुत बड़ा होता है, जिनमें नंबर ऑफ बॉन्ड्स बहुत ज्यादा होते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर्स को जाइंट स्ट्रक्चर्स कहते हैं। ठीक है जी। अब सवाल ये आता है कि क्या केमिस्ट्री में सारे के सारे स्ट्रक्चर जाइंट होते हैं, आंसर इज नो। तो जाइंट स्ट्रक्चर्स को वी डिवाइड प्राइमरली इनटू टू कैटेगरीज। Giant structures को we divide primarily into two categories. Category number one, which is not highlighted too much in your book, and that is one of the problem. Giant ionic lattice. The first type of giant structures we have in chemistry are giant ionic lattice, giant ionic structures. And the second type is giant covalent structures. मेरे बच्चे समझना क्या कहा मैंने, जाइंट स्ट्रक्चर क्या है, मेरे साथ साथ याद करना बेटा, थोड़ा सा रिस्पॉन्स करते जाना अब्दुल रहमान। जाइंट स्ट्रक्चर्स किसको कहते हैं, बड़े स्ट्रक्चर्स को। हमने कहा केमिस्ट्री में ऐसे कंपाउंड जिनका साइज बहुत ज्यादा बड़ा है वो कहलाते हैं जाइंट स्ट्रक्चर्स। और ऐसे कंपाउंड्स को वी डिवाइड देम इनटू टू कैटेगरीज। नंबर वन बोलो बेटा, जाइंट Ionic आयोनिक लैटिस, एंड नंबर टू इज covalent जाइंट structure. कोवेलेंट स्ट्रक्चर। वेरी सिंपल है। लॉजिकली सिंपल क्यों है कि भाई ऐसे स्ट्रक्चर्स अगर आप गौर करें, ऐसे स्ट्रक्चर्स जो जाइंट हैं और उनमें बॉन्ड कैसा है, आयोनिक है, ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम कहेंगे जाइंट आयोनिक लैटिस। और ऐसे स्ट्रक्चर्स जो बड़े हैं लेकिन उनमें बॉन्ड बॉन्ड कौन सा है, कोवेलेंट है। हम पिछले चैप्टर में कनेक्टिविटी में अनीशा पढ़ चुके हैं ना, आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड। व्हाट इज आयोनिक बॉन्ड, अभी के लिए कैन आई से दैट इट इज अ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, अनीशा, संदीप, it is a Yes. bond formed between metal, and covalent is a bond which is formed between non-metal and non-metal. Very simple. So ऐसा स्ट्रक्चर जो बड़ा भी हो और उसमें बॉन्डिंग आयोनिक हुई भी हो, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम कहेंगे जाइंट आयोनिक लैटिस। और ऐसा स्ट्रक्चर जो कि बड़ा हो लेकिन उसमें बॉन्डिंग कौन सी हुई भी हो, कोवेलेंट हुई भी हो, तो उसको हम कहेंगे जाइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर। अच्छा जी, यहां तक क्लियर है, यहां तक Yes, डिस्ट्रीब्यूशन sir. क्लियर है। जाइंट स्ट्रक्चर्स का मतलब है बड़े स्ट्रक्चर्स, यानी जिनका साइज बहुत बड़ा हो, जिनमें नंबर ऑफ बॉन्ड्स बहुत ज्यादा हो। और केमिस्ट्री में हम कहते हैं जाइंट स्ट्रक्चर्स आर ऑफ टू टाइप्स, एक जाइंट आयोनिक यानी ऐसे स्ट्रक्चर्स जो बड़े हैं और उनमें बॉन्ड आयोनिक है, और जाइंट कोवेलेंट मतलब ऐसे स्ट्रक्चर जो बड़े हैं लेकिन बॉन्ड उसमें कोवेलेंट है। अब पहले इस वाली कैटेगरी को कवर करते हैं विच इज जाइंट आयोनिक। मेरे बच्चे यहां आपके लिए आपके टीचर बड़ा आसानी क्रिएट करने वाले हैं, क्योंकि सिंपली व्हाट आई एम गोइंग टू से नाउ इज दैट जाइंट आयोनिक लैटिस कौन से कंपाउंड्स हैं जो जिनका लैटिस जाइंट आयोनिक होता है। तो आई लेट मी आंसर यू दैट मेरे बच्चे, ऑल ऑल आयोनिक कंपाउंड्स। सिंपल हो गया, ऑल आयोनिक कंपाउंड्स हैव जाइंट
आयोनिक लैटिस। क्या कहा मैंने? जब हम कहते हैं कि आयोनिक कंपाउंड कौन से जाइंट होते हैं, तो सर ने क्या जवाब दिया? सारे आयोनिक कंपाउंड जाइंट होते हैं। सारे के सारे आयोनिक कंपाउंड जाइंट होते हैं। दाऊद शेख, क्या कह रहा हूं मैं? कि जाइंट आयोनिक लैटिस कौन से आयोनिक कंपाउंड है जो जाइंट है? सर ने जवाब क्या दिया? सारे के सारे आयोनिक कंपाउंड जाइंट होते हैं। कैसे? इसको समझे। ये है मजेदार कंसेप्ट जो समझने का है। देखो बेटा, आपको जी मालूम सर। है कि आयोनिक आयोनिक कंपाउंड इज फॉर्म बिटवीन इन बिटवीन पॉजिटिव आइन है, बोलते जाओ बेटा, पॉजिटिव आइन है नेगेटिव आइन। तो लेट्स से कि दिस इज एन आयोनिक कंपाउंड व्हिच इज फॉर्म इन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइन। लेट्स से NaCl। अब NaCl जो बना, क्या NaCl अपने आप में खुद जाइंट है? क्या अपने आप में NaCl बहुत बड़ा है? आंसर इज नो। NaCl अपने आप में एक Na एक Cl से जब बाइंड होता है तो ये कोई बहुत बड़ा स्ट्रक्चर नहीं है। बट होता क्या है कि आयोनिक कंपाउंड जब फॉर्म हुआ, अब आप जानते हो आयोनिक कंपाउंड में चार्जेस हैं, प्लस और माइनस। और क्या ये हम जानते हैं कि प्लस माइनस हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, Correct. यस और नो? द ऑपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। तो व्हाट हैपेंस इज, समझना मेरे बच्चे, जाइंट कंपाउंड जो आयोनिक कंपाउंड जब फॉर्म होता है तो बेसिकली वो है तो क्या, छोटा स्ट्रक्चर होता है। बट बिकॉज ऑफ द ऑपोजिट पोलैरिटी, उम्मीद है कि मैं समझा पा रहा हूं आपको, बिकॉज ऑफ द ऑपोजिट पोलैरिटी क्या होता है? ऑल दीज चार्जेस विल गैदर अराउंड ईच अदर। बिकॉज ऑफ द ऑपोजिट पोलैरिटी वो तमाम चार्जेस एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाएंगे। देखो इंडिविजुअल लेवल पर ये स्ट्रक्चर, मैं फिर से बोलूंगा, इंडिविजुअल लेवल पे क्या ये स्ट्रक्चर्स बड़े हैं? एक इंडिविजुअल लेवल पर देखें तो ये स्ट्रक्चर छोटा सा स्ट्रक्चर होता है। लेकिन बिकॉज ऑफ दिस ऑपोजिट चार्ज, ऑपोजिट पोलैरिटी, बाय डिफॉल्ट वी नो दैट ऑपोजिट अट्रैक्ट्स। बाय डिफॉल्ट वी नो कि ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो होता क्या है, बात समझ पा रहे हो? कि होता ये है कि जब ये फॉर्म हो गए, अब फॉर्म होने के बाद बिकॉज ऑफ द ऑपोजिट चार्जेस दे कम closer, they come close to each other and together। ये ऐसा ही है कि तुम छोटे छोटे यूनिट्स हो, छोटे छोटे बच्चे हो, अब तुम क्या करो, सारे मिलकर एक बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चर बना लो, सब एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाओ तो मेरे बच्चे इसी तरह से जाइंट स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा। क्या होगा? अकेले आयोनिक कंपाउंड अपनी जाती हैसियत में, मैं दोबारा समझाता हूं, देखो NaCl या कोई भी आयोनिक कंपाउंड, अब्दुल रहमान, इट कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, यस और नो? रिस्पॉन्ड करते जाना। Yes sir. आयोनिक कंपाउंड, Yes. ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस है। अब आप जानते हैं कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, ये इसके साथ अगर कोई भी ऑपोजिट चार्ज आ जाएगा तो ये उसको अट्रैक्ट करेगा। अगर इसके बराबर में नेगेटिव आ गया तो ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को भी अट्रैक्ट करेगा, ये नेगेटिव किसी और पॉजिटिव को भी अट्रैक्ट करेगा। तो जब आयोनिक कंपाउंड फॉर्म हुआ है तो वो, जैसे फॉर एग्जांपल NaCl की मैं बात कर रहा था, तो NaCl अपने आप में तो छोटा है, छोटा सा कंपाउंड है। लेकिन जब NaCl फॉर्म होता है किसी रिएक्शन में तो एक दो तो फॉर्म नहीं होते। जब आप सोडियम के सैंपल को क्लोरीन के सैंपल से रिएक्ट कराओगे तो you will get large number of NaCl molecules, and because all of them are oppositely charged, तो opposite charges की वजह से they all will come closer, they all will come closer, ये सारे के सारे बिल्कुल एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, and now it becomes a giant structure। क्यों? क्योंकि ये बहुत सारे छोटे 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 कंपाउंड्स मिलकर अब ये सारे एक साथ ग्लू के साथ चिपक गए। ये ग्लू क्या है? दैट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और क्या कहलाती है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो बिटवीन चार्जेस होती है बेटा? व्हाट डू यू मीन, व्हाट टर्म डू वी यूज फॉर दिस फोर्स जो चार्जेस के दरमियान होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, याद है? हमने आयोनिक बॉन्डिंग पढ़ते हुए भी बात की थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो हो क्या रहा है अनीशा, संदीप, अली उस्मान, कि जब आयोनिक कंपाउंड बनता है तो बनता तो वो है छोटा, लेकिन बिकॉज हर आयोनिक कंपाउंड में क्या होते हैं? चार्जेस। तो उसकी सराउंडिंग में दूसरा आयोनिक कंपाउंड आया, उसकी सराउंडिंग में तीसरा आयोनिक कंपाउंड आया, तो बिकॉज ऑफ द ऑपोजिट पोलैरिटी ऑल ऑफ देम आर नाउ अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर बाय विच फोर्स? बोलो बेटा, बाय विच फोर्स? स्ट्रॉन्ग, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है? आयोनिक कंपाउंड को आप इग्नोर नहीं करते। आयोनिक कंपाउंड इंडिविजुअल लेवल में, इंडिविजुअल हैसियत में शाफिया छोटा होता है, लेकिन आयोनिक कंपाउंड का जब भी आप कोई सैंपल लेते हैं इट इज ऑलवेज इन अ जाइंट फॉर्म। व्हाई? बिकॉज जब आयोनिक कंपाउंड किसी रिएक्शन में फॉर्म होता है अब्दुल रहमान,
तो ऑपोजिटली चार्ज आइंस सराउंडिंग जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको भी अट्रैक्ट करते हैं, और वो सारे मॉलिक्यूल जैसे मैग्नेट से कीलें चिपक जाती है ना, जैसे मैग्नेट से नेल्स चिपक जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक अट्रैक्शन, बिकॉज ऑफ द ऑपोजिट चार्जेस, ऑल दीज कंपाउंड्स come together and are held together by strong इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस एंड विच मेक देम जाइंट। जाइंट हो गया ना, जाइंट किसको कहा था हमने, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर। तो जब ये सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे, तो टुगेदर इट्स अ जाइंट स्ट्रक्चर। यस और नो? सर। अब्दुल रहमान, अब्दुल Yes, रहमान, इज sir. दैट क्लियर बेटा? टुगेदर इट्स अ जाइंट स्ट्रक्चर। और याद रखो बेटा, जब कोई स्ट्रक्चर जाइंट हो जाता है, जब कोई स्ट्रक्चर बहुत बड़ा हो जाता है, तो क्या लगता है उसमें नंबर ऑफ फोर्सेस, नंबर ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है या कम है? नंबर ऑफ फोर्सेस, नंबर ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है या कम है? ज्यादा। जाइंट स्ट्रक्चर ज्यादा है, तो इनको तोड़ना आसान होगा या कम मुश्किल होगा? मुश्किल होगा। तो याद रखें, ऑल, इन जनरल बता रहा हूं, ऑल जाइंट स्ट्रक्चर्स आर सॉलिड। सॉलिड क्यों हो रहा है? क्योंकि टाइट पैकिंग हो गई है। ऑल जाइंट स्ट्रक्चर्स आर सॉलिड एंड हैव हाई melting and boiling point. Does this make sense to everybody? Does this make sense to everybody? Yes, कि sir. भाई जाइंट स्ट्रक्चर्स चूंकि जाइंट है, उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा है, तो मेरे बच्चे वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक तो क्लोजली पैक करेंगी, तो क्लोज पैकिंग की वजह से स्टेट क्या हो जाएगी बच्चों? सॉलिड हो जाएगी। सेकेंडली, जब इतने सारी फोर्सेस हैं, तो जब आप इनको ब्रेक करने की कोशिश करेंगे, तो यू नीड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, ड्यू टू विच they have high melting and boiling point. So let me repeat this again. जाइंट स्ट्रक्चर्स का टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर से लेकर जाइंट स्ट्रक्चर के यूनिट का आखिरी टॉपिक है। हमने कहा वो स्ट्रक्चर्स जो केमिकली बहुत बड़े हो जाते हैं साइज में, उन्हें हम जाइंट कहते हैं। अब केमिस्ट्री में दो तरह के जाइंट स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट करते हैं। एक जाइंट आयोनिक लैटिसेस, यानी ऐसे जाइंट स्ट्रक्चर्स जो कि आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक बॉन्डिंग से जुड़े हुए हैं, और दूसरे जाइंट कोवेलेंट, यानी ऐसे बड़े स्ट्रक्चर जिनमें बॉन्ड कोवेलेंट है। अब हमने क्या कहा, तमाम आयोनिक कंपाउंड, इररिस्पेक्टिव कि आपने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, जो आपने पीछे भी पढ़े, तमाम आयोनिक कंपाउंड्स का जो स्ट्रक्चर है बेटा वो कैसा होता है? जाइंट आयोनिक होता है। ऑल आयोनिक कंपाउंड हैव जाइंट आयोनिक स्ट्रक्चर। क्यों? तो मैंने लॉजिक समझाई कि मेरे बच्चे, जब कोई आयोनिक कंपाउंड फॉर्म होता है, तो इंडिविजुअल लेवल पर, जाती हैसियत में वो छोटा ही होता है, लेकिन बिकॉज ऑफ दी अनीशा, बिकॉज ऑफ दी ऑपोजिट चार्जेस, संदीप, बिकॉज ऑफ दी ऑपोजिट चार्जेस, इसके सराउंडिंग में जितने भी NaCl होंगे, सब एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे? क्लोज आना शुरू हो जाएंगे, सब एक दूसरे के साथ कंबाइन होना शुरू हो जाएंगे, एंड देन दे ऑल विल असेंबल टुगेदर टू मेक अ जाइंट स्ट्रक्चर। तो जितने भी आयोनिक कंपाउंड्स हैं, उन सब में चार्जेस होते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दीज चार्जेस दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर, दे आर कंबाइंड विद ईच अदर, एंड टुगेदर they become a giant structure. And because they are giant structures, so they are held together by some force. Which force is responsible to hold them? Strong electrostatic force of attraction. And because it's a strong force, so it when binds all the species together, the structure will be solid and it will have high melting and boiling point. Mosid, clear है बेटा? Yes, sir. इब्राहिम, दाऊद शेख, संदीप, शाफिया, अब्दुल रहमान, दुआ, अली उस्मान, क्लियर है? जी ये सर। पार्ट क्लियर होता है मेरे? Yes, चलो sir. बेहतरीन हो गया। तो आयोनिक कंपाउंड का कोई भी एग्जांपल आ जाएगा, मगर अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं अनीशा कि MgO जाइंट होगा या नहीं होगा, तो आपने देखा M मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, तो क्या ये आयोनिक हो गया? जब मेटल नॉन मेटल है तो अनीशा आयोनिक हो गया? यस सर। यस। और जब आयोनिक हो गया तो क्या ये जाइंट कहलाएगा बेटा? जल्दी से बता दो। यस सर। बिकॉज हमने क्या फ्लो चार्ट में बताया, ऑल जो आयोनिक कंपाउंड आर जाइंट। ठीक हो गया। अब आ जाओ बेटा, आपके इस चैप्टर में असल जो हाईलाइट किया गया है वो इस सेक्शन को किया गया है, जाइंट कोवेलेंट को। अब जाइंट कोवेलेंट में ना बहुत बड़ी वैरायटी है, तो क्या हम सारे याद करेंगे? नहीं, हम सिर्फ उनकी बात करेंगे जो आपकी बुक में डिस्कस हो रहे हैं, आपके सिलेबस के लर्निंग ऑब्जेक्टिव में डिस्कस हो रहे हैं। वी आर ओनली गोइंग टू टॉक अबाउट दोज, ठीक है, जो आपके सिलेबस में डिस्कस हो रहे हैं, यानी ऐसे जाइंट स्ट्रक्चर्स जिनके दरमियान बॉन्डिंग कौन सी है? कोवेलेंट। सो लेट मी राइट ऑल दोज एग्जांपल्स। क्या सारे के सारे कोवेलेंट जाइंट है? नो। सो इन योर लर्निंग ऑब्जेक्टिव वी हैव टू टॉक अबाउट नंबर 1
those structures which are joint from the covalent category includes diamond, graphite, silicone, and silica, and lastly ऑर्गेनिक पॉलीमर्स। जब आप कोवेलेंट वाली साइड पर आ जाते हैं तो अनलाइक आयोनिक, आप ये नहीं कहते कि सारे कोवेलेंट जॉइंट होंगे, सारे तो जॉइंट नहीं है, लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो कोवेलेंट कंपाउंड्स जॉइंट हैं, यानी जिनके स्ट्रक्चर्स अब्दुल रहमान बड़े हैं, वो कौन से हैं बेटा? डायमंड, ग्रेफाइट, सिलिकॉन, सिलिका एंड ऑर्गेनिक पॉलीमर्स। ऑर्गेनिक, ये मैंने सारे एक जगह लिख दिए। असल में ऑर्गेनिक पॉलीमर्स यहां पर डिस्कस नहीं होगा, ऑर्गेनिक पॉलीमर्स डिस्कस होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। लेकिन इस फ्लो चार्ट में आपको लिखने का मकसद क्या है कि आपके दिमाग को ये समझ आ जाए कि आपके सिलेबस में टोटल जो जॉइंट स्ट्रक्चर्स हैं, जो कोवेलेंट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर सबको एक साथ काउंट करें, so diamond, graphite, silicon, silica and organic polymers, these all are the examples of giant covalent structures. However, ionic कोई भी आ जाएगा वो giant होगा ही होगा। कोवेलेंट अगर इनके अलावा आएगा कोई, if other than this, सिलिका, बेटा सिलिका लिखा है, सिलिका SILICA, अगर कोवेलेंट स्ट्रक्चर इनके अलावा अदर देन दीज आएगा तो वो जाइंट नहीं होगा। फिर समझ लीजिए, डायमंड, ग्रेफाइट, सिलिकॉन, सिलिका, organic polymers in covalent category, these are considered to be the giant structures. तो अगर इनमें से कोई आएगा तो that would be considered as giant। अगर मैं आपके सामने रखूं कि बताइए HBr कोवेलेंट है क्या आयोनिक है, तो आप बोलते हैं हाइड्रोजन नॉन मेटल है, ब्रोमीन भी नॉन मेटल है। तो मुझे पहले बता दो बच्चों कि ये आयोनिक होगा या कोवेलेंट होगा? कोवेलेंट। सर कोवेलेंट। कोवेलेंट होगा। कोवेलेंट अब मुझे बताओ, क्या ये जाइंट होगा? क्या ये जाइंट होगा? विल इट बी अ No, जाइंट sir. कोवेलेंट स्ट्रक्चर? नो, नो सर। क्योंकि ना ये डायमंड है, ना ये ग्रेफाइट है, ना ये सिलिकॉन है, ना ये सिलिका है, ना ही ऑर्गेनिक पॉलीमर है। तो दैट्स हाउ यू प्रेडिक्ट इन योर एग्जाम एमसीक्यू में आ जाता है। जैसे अभी मुझे याद आ रहा है आयोडीन, आयोडीन कई दफा आया हुआ है एमसीक्यू में कि क्या ये जाइंट, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट जाइंट। तो उसमें मल्टीपल ऑप्शंस गिवन होते हैं। तो उसमें I2 क्या है? अगेन इट्स अ कोवेलेंट कंपाउंड एंड इट्स नॉट अ जाइंट स्ट्रक्चर। सो जाइंट स्ट्रक्चर्स आयोनिक सारे के सारे बड़े हैं। क्यों? क्योंकि जो ऑपोजिट आइंस हैं, ऑपोजिट चार्जेस हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके एक दूसरे के साथ असेंबल होकर एक बड़ा स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं। हाउएवर जो कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं, एज पर योर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, दीज आर द एग्जांपल्स व्हिच आर कोवेलेंट, जाइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर्स। तो अब इस चैप्टर में वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट ऑर्गेनिक पॉलीमर्स, वी आर ओनली गोइंग टू टॉक अबाउट diamond, graphite, silicon and silica as respective examples. So without further ado, let's give the heading. Allotropes of carbon. अब आप कहेंगे सर आप कहाँ जाइंट पढ़ाते पढ़ाते ये कौन सा नया वर्ड लिख दिया आपने? मैं समझाता हूं बेटा। अब हम इन एग्जांपल्स को पढ़ने जा रहे हैं, बट उससे पहले सर ने आपको एक नया टर्म इंट्रोड्यूस करा दिया, एलोट्रोप। एलोट्रोप, ठीक है। यहां पर जाइंट कोवेलेंट पढ़ाते पढ़ाते अचानक से हम कहां चले गए? एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन पर। तो ये एलोट्रोप का हेडिंग क्यों डाला? ताकि आपकी नॉलेज में एक और टर्म ऐड कर दें, ठीक है। यहां तक का बेटा पैटर्न सबको क्लियर है? यहां तक की डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न सबको क्लियर है बेटा? यस सर। ओके, यस सर। यस सर। ओके ओके। तो जयान बेटा Yes, सिंपल sir. सी गेम थी। हम पढ़ रहे हैं जाइंट स्ट्रक्चर्स, बड़े स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे हैं जो दो तरह के होते हैं, आयोनिक और कोवेलेंट। आयोनिक सारे के सारे बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं, और जब कोई स्ट्रक्चर बड़ा होगा तो वो सॉलिड भी होगा और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा। वो स्ट्रक्चर जो कोवेलेंट है, क्या सारे जाइंट हैं? नो, सिर्फ ये वाली एग्जांपल्स हैं जो जाइंट में आती हैं अगर कोवेलेंट की बात करें। अब तक मैंने यही बताया। अब असल डिस्कशन शुरू होने जा रही है, जो कि होने वाली है एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन के बारे में। देखो बेटा, एलोट्रोप्स किसे कहते हैं, इसको मैं एक सादा एग्जांपल से, इजी एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जनाबे अली, अब जैसे मुर्शिद सलमान है, माशाल्लाह। मुर्शिद भाई माइक पर आइएगा। जी सर। माशाल्लाह, मुर्शिद भाई की आपने आवाज सुन ली, अच्छी खासी मर्दाना आवाज है।
ठीक है। तो एक दिन मुर्शिद भाई अपने कैजुअल वेयर में आते हैं, टी शर्ट पहनी हुई है, कार्गो पैंट्स पहनी हुई है, चश्मा लगाया हुआ है, तो मुर्शिद भाई आ गए। ठीक है भाई मुर्शिद साहब, आप लड़के हैं, आपने ऐसे ही आना है। लेकिन अचानक क्या होता है, एक दिन एक एक खातून दाखिल होती है, जिसने साड़ी पहनी हुई है, या फुल गर्ल गर्ल जो वेयर होता है, कोई स्कर्ट पहनी हुई है और कोई शर्ट पहनी हुई है, और जनाब मेकअप किया हुआ है, और जी विग लगाई हुई है, और जनाब ये दुपट्टा और स्कार्फ लिया हुआ है, और जनाब इन्वेस्टिगेशन करने पे पता चलता है कि हो आज मुइज साहब जो है, सॉरी मुइज कह रहा हूँ, मुर्शिद साहब जो हैं, वो नया रूप लेकर आए हैं, मेकअप करके आए हैं, गेटअप करके आए हैं। तो आप क्या कहेंगे? अरे यार मुर्शिद साहब, ये क्या काम कर लिया आपने? मुर्शिद साहब, अंदर से तो आप मुर्शिद ही हैं, जितना भी छुपना चाहें, अंदर तो पार्ट पुर्जे मुर्शिद वाले ही हैं। बाहर बाहर से आपने क्या किया, अपना मेक ओवर करके अपने आप की अरेंजमेंट, अपने आप की अपेयरेंस को चेंज करने की कोशिश की। तो बेसिकली एलोट्रोप किसे कहते हैं, ये इस एग्जांपल से कैसे समझ आता है मेरे बच्चे? केमिस्ट्री में एक ही एलिमेंट की एक से ज्यादा फिजिकल फॉर्म्स को, किसी एलिमेंट की एक से ज्यादा एलिमेंट अंदर से मुसिद ही है, दोनों एग्जांपल है, अंदर क्लास लेने मुसिद ही आ रहे थे, ठीक है ना, अंदर से मुसिद ही है, लेकिन अपियरेंस बाहर से चेंज। तो एक ही एलिमेंट की एक से ज्यादा फिजिकल फॉर्म्स को एलोट्रोप्स कहते हैं। क्या कहा मैंने? एक एलिमेंट की, जैसे मैंने हेडिंग लगाई है, एलोट्रोप नहीं लगाया, सिर्फ एलोट्रोप कार्बन लगाया है, कि कार्बन कार्बन की एक से ज्यादा फिजिकल अपीयरेंसेस, एक से ज्यादा फिजिकल अपीयरेंसेस का मतलब क्या है? बिफोर राइटिंग द डेफिनेशन, देखो तुमने डायमंड देखा हुआ है ना, डायमंड देखा है गरीबों? जी सर, देखा है। डायमंड देखा है सबने? यस ठीक है, सर। कहीं तो देखा ही होगा। तो डायमंड क्या है? अगर डायमंड की केमिकल एनालिसिस करें तो डायमंड इज प्योर कार्बन। लेकिन क्या तुमने उसी जगह पर कोक भी देखा है? कोक समझते हो? कोक कोका कोला वाली कोक नहीं है, ये है जो कोल माइन से कोयला निकलता है ना, दैट इज कॉल्ड कोक। देखो, एक कोयला, एक कोल वो होता है जो कि लकड़ी को जलाकर बनता है, उसकी बात नहीं कर रहे, वो तो इम्प्योर होता है। लेकिन जो कोल माइन से कोयला निकलता है ना, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड कोक। ठीक है जी, तो दैट इज ऑल्सो कार्बन, दैट इज ऑल्सो प्योर कार्बन। एंड एट द सेम टाइम, आपने ग्रेफाइट देखा है बेटा? यस। ग्रेफाइट कहाँ देखा है? जो स्केच पेंसिल्स आती हैं, स्केच पेंसिल्स की जो निब है, दैट इज मेड अप ऑफ ग्रेफाइट। इसी तरह जो कार्बन ब्रशेस वगैरह आपको मशीन्स के लिए चाहिए होते हैं, मशीन की कॉइल में कार्बन ब्रशेस वगैरह, वो भी ग्रेफाइट से बने होते हैं। लेकिन सबसे कॉमनली स्केच पेंसिल देखी है तुम लोगों ने? अब नॉर्मल पेंसिल में तो नहीं आता, बट जो स्केच पेंसिल होती है, जो सिल्वरी ग्रे ब्लैक कलर के शाइनी मटेरियल होता है निब का, दैट इज ग्रेफाइट। देखा है तुमने? अली उस्मान, अनीशा, मिशाल, यस इब्राहिम, सर। दाऊद, दैट इज ऑल्सो, दैट इज ऑल्सो इंटरनली क्या है, वो भी पूरा का पूरा क्या है, अंदर से कार्बन है। तो बताना मैं क्या चाह रहा हूं कि अंदर से तीनों चीजें सेम ही है, जो मैंने मुस्लिम की एग्जांपल दी कि बेटा अंदर से तो मुस्लिम ही थे, ऊपर से सिर्फ गेटअप चेंज कर लिया था। तो व्हाट आर एलोट्रोप्स? कार्बन एग्जिस्ट इन मल्टीपल एलोट्रोपिक फॉर्म, अंदर से सारे कार्बन है। ये क्या है? तीनों कार्बन है, लेकिन कार्बन की अलग अलग शक्लें। तो व्हाट आर एलोट्रोप्स? एलोट्रोप्स कहते हैं एक ही एलिमेंट की एक से ज्यादा फिजिकल अपियरेंसेस, फिजिकल फॉर्म्स, एक से ज्यादा फिजिकल फॉर्म्स में अगर कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? एलोट्रोप्स ऑफ दैट एलिमेंट। यानी डायमंड, कोक, ग्रेफाइट आर एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, आर एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, की सारे कार्बन ही के अलग अलग फॉर्म्स हैं। आर यू गेटिंग दिस? देखो, एक वर्ड होता है आइसोटोप, जो तुम एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़कर आए हो। यहां हम आइसोटोप की बात नहीं कर रहे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्कूल में अगर पढ़ रहे हो तो वहां एक वर्ड पढ़ते हैं आइसोमर। यहाँ ना आइसोमर की बात हो रही है, ना आइसोटोप की बात हो रही है। यहाँ किसकी बात हो रही है बेटा? एलोट्रोप। व्हाट आर एलोट्रोप समझते हो? एक ही एलिमेंट की एक से ज्यादा फिजिकल शक्लों को, एक से ज्यादा फिजिकल अपियरेंसेस को आप एलोट्रोप कहते हो। संदीप कुमार, आर यू गेटिंग दिस? दाऊद शेख, इब्राहिम, एक ही एलिमेंट की एक से ज्यादा शक्लों को आप एलोट्रोप्स कहते हैं। डायमंड को, ग्रेफाइट, ये सब किसके एलोट्रोप्स हैं? बोलो बच्चे। कार्बन। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन है। तो लेट मी राइट डेफिनेशन वेरी क्विकली। मोर देन वन फिजिकल फॉर्म। अनीशा, क्लियर है हम लोग? शाफिया, Yes, sir. Yes, मोर sir. देन वन फिजिकल फॉर्म्स ऑफ
एन एलिमेंट, एक ही एलिमेंट होगा, आर कॉल्ड एलोट्रोप्स ऑफ दैट एलिमेंट। एक एलिमेंट की एक से ज्यादा फिजिकल शक्लों को आप उस एलिमेंट का एलोट्रोप कहते हैं। अब मैंने क्यों बताया ये बेटा, क्योंकि आप देखिए अभी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, डायमंड और ग्रेफाइट। तो अब आपको पता है कि डायमंड हो या ग्रेफाइट हो, अंदर से दोनों क्या है बेटा, कार्बन है। अंदर से दोनों जाइंट स्ट्रक्चर्स हैं और दोनों अंदर से किससे बने हुए हैं, मुस्कान अमजद, संदीप कुमार किससे बने हुए हैं, शाफिया शायान, कार्बन से बने कार्बन। हुए हैं। ठीक है। अब वेरी क्विकली मेरे बच्चे, नोट कर लिया सबने, सबने नोट कर लिया है। यस सर। जी सर। चलो नए पेज पे हेडिंग बना लो बेटा। एक तरफ हेडिंग डाल देते हैं डायमंड की। सर वो पिछला वाला पेज दिखा दें, 1 मिनट। कौन कह रहा है ये, काफिया, ये लो। डन। यस सर। मुस्कान मुइस का है, सर वो ज्वाइन नहीं कर पा रहा। क्यों? चले बेटा, एक तरफ हेडिंग आ जाएगी बेटा डायमंड की और एक तरफ आ जाएगी ग्रेफाइट की। तो मेरे बच्चे इनका कंपैरिजन एग्जाम में आता है, सिमिलैरिटी भी लिखते हैं, डिसिमिलैरिटी भी लिखते हैं। मुसेद, मुस्कान, संदीप, शाफिया, बेटा अनीशा, अली उस्मान, अब्दुल रहमान, समझना कि जब एग्जामिनर तुमसे बोलेगा ना कंपैरिजन लिखना है, तो बेटा गौर से देख लेना कंपैरिजन लिखा हुआ है कि डिफरेंशिएट लिखा हुआ है, क्योंकि जब कंपैरिजन आएगा तो कंपैरिजन में यू हैव टू राइट सिमिलैरिटी एज वेल एज डिसिमिलैरिटी। आपको सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी दोनों लिखनी होती है। तो चलें शुरुआत करते हैं कुछ सिमिलैरिटीज से। मेरे बच्चे, क्या दोनों एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन है? गिव मी यस और नो। क्या यस सर। दोनों Yes, एलोट्रोप्स sir. ऑफ कार्बन है? ये भी एलोट्रोप है कार्बन का और ये भी एलोट्रोप है कार्बन का। क्या दोनों जाइंट स्ट्रक्चर्स हैं? यस और नो। यस सर। क्या दोनों जाइंट स्ट्रक्चर होंगे? बिल्कुल होंगे। ये भी जाइंट स्ट्रक्चर है और ये भी जाइंट स्ट्रक्चर है कार्बन का, यानी दोनों का स्ट्रक्चर अब्दुल रहमान क्या होगा, बड़ा होगा। भाई दोनों जाइंट स्ट्रक्चर की एग्जांपल है, तो दोनों का स्ट्रक्चर क्या होगा, बड़ा होगा। अच्छा, अगर जाइंट स्ट्रक्चर है, अली उस्मान मुझे बताओ, अनीशा, अभी मैंने बताया था तमाम जाइंट स्ट्रक्चर्स किस स्टेट में होते हैं, कौन सी स्टेट होगी, सॉलिड। 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 तो ये मैं आपके लिए सिमिलैरिटीज इकट्ठा कर रहा हूं, एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, और ये भी एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। जी जी, दोनों बताएंगे। अच्छा, अगर जाइंट है तो क्या लगता है इनके अंदर नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा होंगे कम होंगे? अगर ज्यादा। जाइंट है, नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा ज्यादा। होंगे कम होंगे? ज्यादा होंगे। तो ज्यादा। तोड़ने के लिए आसानी होगी या मुश्किल होगी? मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई मुश्किल होगा या होगी। कम होगा? मुश्किल। हाई। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाँ, हाई होगा। तो मेरे बच्चे समझे, डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई है, ग्रेफाइट का मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई है। हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे रिजल्ट निकल अब हाई। रोड बेटा ये किसका माइक खुला हुआ है? हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आपको पता है डायमंड का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट किस रेंज में रेंज करता है? बिकॉज मल्टीपल टाइप का डायमंड एग्जिस्ट करता है। डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा नहीं, 3500 डिग्री सेल्सियस से 4500 डिग्री सेल्सियस में रेंज करता है, बस, ज्यादा नहीं है ये। मुर्शिद भाई, आपके लिए तो बच्चों का खेल है। 3500, 3500, 3500 डिग्री सेल्सियस टू 4500 डिग्री सेल्सियस। क्यों इतना इतना ज्यादा क्यों है? बिकॉज द स्ट्रक्चर इज giant. There are humongous amounts of bonds, and if you start breaking all those bonds, it requires immense amount of energy. That is why the melting point is very high, and that is consistent with all the giant structures, not with diamond only. Any giant structure will always possess a very high melting point. Yes or no? What about graphite?
What about graphite, guys? High melting point or low melting point? Guys, हाई any High. answer? हाई होगा। अगेन हाई होगा। क्यों हाई होगा बेटा? क्योंकि ये भी तो क्या है, जाइंट स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है। बॉन्ड्स। और मजे की बात है कि डायमंड के मुकाबले में ग्रेफाइट का मेल्टिंग पॉइंट भी उसी रेंज में रेंज करता है जिसमें डायमंड का है। बच्चे समझते हैं शायद डायमंड बहुत ज्यादा हाई करेगा और ग्रेफाइट शायद उतना नहीं होगा। दैट्स नॉट करेक्ट। डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट और ग्रेफाइट का मेल्टिंग पॉइंट दोनों ही सेम रेंज में होते हैं। व्हाई? बिकॉज बोथ ऑफ देम आर मेड ऑफ कार्बन एंड बोथ ऑफ देम आर स्ट्रक्चर्स, giant structures, so they have got humongous number of bonds in them। तो जब इतने ज्यादा bonds होंगे तो definitely उसको तोड़ने के लिए you need lot and lot of energy, and that is why the both have। ये मैं इसलिए शुरू में बता दिया ताकि बच्चों को ना बाद में जाके एक पॉइंट आएगा जिस पर आपको कंफ्यूजन हो जाती है। तो आपको पहले से ही पता हो कि दोनों कार्बन के एलोट्रोप हैं, दोनों जाइंट हैं, दोनों सॉलिड स्टेट में होंगे, और जाइंट है तो मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। यहां तक हम लोग क्लियर है बच्चों? यहां तक हम लोग यस क्लियर है? सर। जी सर। ओके, नाउ लिसन, अब यहां से डिफरेंसेस की तरफ चलते हैं। थोड़े से डिफरेंसेस की बात करते हैं। बहुत सिंपल सिंपल से पॉइंट्स है। आई होप समझ आ रहा है। अनीशा, यहां तक याद होता है बेटा? संदीप कुमार, शाफिया, Sir. अली उस्मान, अब ओके। अब बेटा थोड़ा सा एक स्टेप आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। मेरे बच्चे डिफरेंसेस की बात करते हैं। अब जाहिर है कि अगर ये दोनों कार्बन से बने तो क्वेश्चन क्या आता है मुझसे कि अगर बने कार्बन से तो डिफरेंट क्यों है, देखने में डिफरेंट क्यों है? देखो, देखने में डिफरेंट, अंदर से तो कार्बन ही होंगे। अगर केमिकल रिएक्शन कराएंगे अंदर से दोनों सेम है तो सेम रिएक्शन करेंगे, लेकिन बाहर से अलग क्यों है? तो द डिफरेंस इज ड्यू टू अरेंजमेंट। द डिफरेंस इज प्राइमरली ड्यू टू अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स। तो व्हाट इज द डिफरेंस, आए समझाता हूं मेरे बच्चे। देखो, कार्बन, आप अभी बॉन्डिंग में पढ़ के आए हो, मैंने कोवेलेंट बॉन्ड में उस दिन भी पढ़ाया था। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। कार्बन लव्स टू मेक हाउ मेनी बॉन्ड्स? 4 बॉन्ड्स। 4 बॉन्ड्स है ना? तो कार्बन की वैलेंसी हर जगह हम क्या करते हैं? 4 बॉन्ड्स की वैलेंसी होती है। तो डायमंड में क्या गेम चल रही है? डायमंड में ईच कार्बन एटम is attached with 4 carbons, then this carbon is also attached with 4 carbon, then this carbon is also attached with 4 carbon, then this carbon is also attached with 4 carbon, then each carbon atom is actually attached with 4 other carbon, and can you see that this will grow the structure of carbon? Carbon, कार्बन 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 कार्बन। डायमंड के स्ट्रक्चर में कार्बन कार्बन एटम्स आर अरेंज इन अ जाइंट पैटर्न, जाइगेंटस पैटर्न, जहां पर ईच कार्बन इज अटैच विद, बोलो बेटा, 4 अदर कार्बन। तो डायमंड के अंदर जो हमें अरेंजमेंट नजर आती है, लेट मी चेंज द कलर फॉर दिस, वो इस तरह की नजर आती है। डायमंड में कार्बन इज मेकिंग बॉन्ड लाइक दिस। कार्बन हैज गॉट 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड कार्बन उन चारों इलेक्ट्रॉन्स को यूज कर रहा है बॉन्ड करने के लिए। हम कहते हैं ईच कार्बन एटम इज अटैच विद, बोलो बेटा, 4 अदर कार्बन एटम्स। 4 अदर कार्बन एटम्स। और इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं टेट्राहेड्रल और टेट्राहीड्रल अरेंजमेंट। क्या कहते हैं शाफिया? दिस अरेंजमेंट, मुस्कान, इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं टेट्राहीड्रल अरेंजमेंट। लेकिन ग्रेफाइट के अंदर जब हम आते हैं तो क्या अरेंजमेंट सिमिलर है? अगर सिमिलर ही होती तो अपीयरेंस भी सिमिलर होती, तो हमें नजर आता है अरेंजमेंट सिमिलर नहीं है। रादर ग्रेफाइट के अंदर ईच कार्बन एटम इज ओनली अटैच विथ 3 कार्बन एटम। ग्रेफाइट भी जाइंट है, लेकिन ग्रेफाइट के अंदर जो अरेंजमेंट है ना, वो क्या है, थोड़ी सी मुख्तलिफ हो जाती है। क्या? ईच कार्बन इज ओनली अटैच with 3 other carbon atoms. Each carbon is only attached with 3 other carbon atoms, and that's how the structure grows. Rather than getting attached with 4, each carbon atom is attached with only 3 other carbon atoms, and the structure grows like this. So, हम क्या लिखते हैं? अरेंजमेंट का डिफरेंस आ गया। यहां पर क्या लिखेंगे भाई? ईच कार्बन atom is attached with only 3 other carbon atoms.
और इस अरेंजमेंट को बेटा हम लोग कहते हैं ट्राइगनल अरेंजमेंट। क्या कहते हैं बेटा? ट्राइगनल अरेंजमेंट। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड ट्राइगनल अरेंजमेंट। वो कौन सी कहला रही थी? टेट्राहीड्रल। ये क्या कहला रही है? ट्राइगनल अरेंजमेंट। इसमें क्या है? एक कार्बन 4 कार्बन से बॉन्डेड है। इधर क्या है? एक कार्बन 3 कार्बन से बॉन्डेड है। आर यू ऑल गेटिंग दिस? यस सर। अब्दुल अली उस्मान, अनीशा, मिशाल, दाऊद शेख, क्लियर है बेटा? संदीप कुमार, जी सर। शयान, शाफिया, सिंपल है। जी फिर सर। से देखो बेटा, दोनों जी सर, स्ट्रक्चर clear है। जाइंट थे, तो शुरू में हमने सिमिलैरिटीज की। हमने कहा दोनों एलोट्रोप्स हैं कार्बन के, दोनों जाइंट है। दोनों जब जाइंट है तो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे, और जाहिर है जब जाइंट है तो बहुत ज्यादा बॉन्ड्स होंगे, ड्यू टू विच दे विल हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब उसके बाद डिफरेंसेस शुरू हुए। हमने कहा भाई अरेंजमेंट का फर्क है। क्या फर्क है? यहाँ पर एक कार्बन 4 कार्बन से अटैच है, यहाँ 3 कार्बन से अटैच है। जब 4 कार्बन से अटैच है तो मेरे बच्चे इस अरेंजमेंट को टेट्राहेड्रल कह रहे हैं, और इसको जब 3 कार्बन से अटैच है तो इसको ट्राइगनल कह रहे हैं। अब कार्बन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? कार्बन बिलोंग्स टू ग्रुप 4, तो कार्बन के पास लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। सर जब 4। 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो यहां पर कार्बन ने क्या चारों इलेक्ट्रॉन यूज कर लिए? यस और नो? यस। यस। लेकिन यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन्स की जगह उसने यूज सिर्फ कितने किए हैं? 3 इलेक्ट्रॉन, एंड 1 इलेक्ट्रॉन इज स्टिल देयर। 1 इलेक्ट्रॉन इज स्टिल देयर। और जब ये इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इस्तेमाल नहीं हुआ तो इसको क्या कहेंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन। हाँ जी, फ्री इलेक्ट्रॉन। और आपको क्या मैंने आयोनिक में पढ़ाते हुए बताया था कि करंट की कंडक्टिविटी के लिए फ्री चार्ज होना जरूरी है। मेटालिक बॉन्ड में भी बताया था करंट की कंडक्टिविटी के लिए फ्री चार्ज होना जरूरी है। तो क्या डायमंड में कोई फ्री चार्ज है? क्या डायमंड में कोई फ्री चार्ज है? नहीं। क्या डायमंड में कोई फ्री चार्ज है बच्चों? नहीं है। लेकिन क्या ग्रेफाइट में फ्री चार्ज है? जी। यस और नो? यस। हेलो, ग्रेफाइट जी में फ्री सर। चार्ज है ना बेटा? तो Yes. मेरे बच्चों, मेरे नौनिहालों, इसकी वजह से क्या होगा? डायमंड इज एन इंसुलेटर। डायमंड इज एन इंसुलेटर एंड ग्रेफाइट इज अ कंडक्टर। डायमंड क्या है? एक इंसुलेटर है। डायमंड में से करंट कंडक्ट नहीं होगा। रीजन के साथ वो लिखेंगे। क्यों नहीं कंडक्ट होगा संदीप, अनीशा? क्योंकि डायमंड में कोई फ्री चार्ज ही नहीं है, एंड वी नो फ्रॉम द वेरी बेसिक ऑफ बॉन्डिंग दैट टू कंडक्ट करंट वी नीड फ्री चार्ज, एंड डायमंड डज नॉट हैव फ्री चार्ज। डायमंड के कार्बन के पास फ्री चार्ज नहीं है, लेकिन ग्रेफाइट के कार्बन के पास फ्री चार्ज अवेलेबल है। हर कार्बन के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे बच्चे? डायमंड is an insulator due to absence of, yes please, absence of free charge slash electron। जबकि ग्रेफाइट के बारे में क्या लिखेंगे बेटा? ग्रेफाइट इज अ insulator or conductor? Yes guys and girls, graphite is a conductor due to presence of free electron। तो ग्रेफाइट इज वन ऑफ दोज नॉन मेटल्स। देखो नॉर्मली कंडक्टर्स कौन होते हैं? मेटल्स होते हैं। नॉर्मली जब मेटालिक बॉन्ड भी समझा रहा था तो मैंने आपको बताया था कंडक्टर्स नॉर्मली कौन होते हैं? मेटल्स होते हैं। लेकिन ग्रेफाइट इज वन ऑफ द यूनिक नॉन मेटल, जो है तो नॉन मेटल लेकिन कंडक्टर है। यूजुअली इन कॉमन प्रैक्टिस नॉन मेटल्स कंडक्टर्स नहीं होते, लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है, यानी ग्रेफाइट कार्बन की वो वाली फॉर्म है जिसमें वो कंडक्टर के तौर पर बिहेव करता है, नॉट एज एन इंसुलेटर। यस मोहसिन? सर वो कोयला भी एलोट्रोप है, तो फिर उसको उसकी क्यों हमने वो नहीं कह रहे? वो भी सॉलिड होता है। बिल्कुल है। बुक में डायमंड ग्रेफाइट है ना खाली। अच्छा। बुक में डायमंड ग्रेफाइट है, इसलिए डायमंड ग्रेफाइट कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तो इसलिए बताया मैंने। ठीक है सर। चलो जी बेटा। सर लेकिन कार्बन को फिर क्या चीज फोर्स करती है कि वो टेट्राहीड्रल या ट्रायगोनल अरेंजमेंट बनाए, यानी? बहुत अच्छा सवाल है। देखो ये जो एलिमेंट्स हैं ये तो नेचुरली फॉर्म हुए ना। अब जब नेचुरली फॉर्म हुए तो वी बिलीव कि कार्बन की जो ट्राइगोनल अरेंजमेंट है वो तो कार्बन और भी चीजों में दिखाता है। जो कार्बन की टेट्राहीड्रल कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट है, जो डायमंड के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए अ वेरी हाई टेम्परेचर एट अ वेरी हाई एंड कॉन्स्टेंट प्रेशर इज रिक्वायर्ड।
हम क्या करते हैं, यानी अगर आप आज एक कोयला ले लें ना, कोक, और उसे जमीन के नीचे दफना दें, मैं अक्सर बच्चों को मजाक में कहता हूँ कि अगर आपके पास पैसे पड़े हैं और आपका घर अपना है और आपके घर में कोई गार्डन है बड़ा, तो आप एक काम कर सकते हैं कि आज अपने घर में कोई 50-100 फीट का गड्ढा कराएं, और उसके अंदर जितना आप कोक खरीद सकते हैं वो खरीद कर डंप कर दें और बंद कर दें। तो बेसिकली कार्बन एटम को अपनी अरेंजमेंट चेंज करने के लिए और टेट्राहीड्रल कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट में जाने के लिए दो बेसिक कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं फॉर डायमंड, यानी टू बिकम डायमंड। दैट इज अ वेरी हाई एंड कंसिस्टेंट प्रेशर with a कांस्टेंट थर्मल एनर्जी। तो कांस्टेंट हीट एक चाहिए और कांस्टेंट इमेंस प्रेशर चाहिए। जब कार्बन एटम को इन दो कंडीशंस पर कंटिन्यू ट्रीट किया जाता है तो दे स्टार्ट गेटिंग टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट, एंड वो जो कार्बन की प्योर टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है उसी को डायमंड कहते हैं। सो अगर आपने डायमंड बनाना है तो दीज आर दी कंडीशंस। और आज इसीलिए जो डायमंड इंडस्ट्री से वाबस्ता है, आपको पता है डायमंड दो तरह का है, एक नेचुरल डायमंड मिल रहा है आपको और एक सिंथेटिक डायमंड मिल रहा है। सिंथेटिक डायमंड में क्या करना है, यही तो करना है, बिकॉज वी नो दी कंडीशंस। तो हम क्या कर रहे हैं, सिंथेटिक डायमंड यानी बाय रेप्लिकेटिंग दोज कंडीशंस जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में मिलती, अगर हम लैब में करें तो लैब ग्रोन डायमंड्स हम बना पा रहे हैं। बट द थिंग इज लैब ग्रोन डायमंड की वैल्यू थोड़ी कम होती है। रीजन भी कि जो जब नेचुरल कंडीशंस में डायमंड बनता है तो उसमें जो कटिंग्स होती हैं वो बहुत ही यूनिक होती हैं, बहुत ही रैंडम होती हैं और बहुत ही खूबसूरत होती हैं। जबकि जब आप लैब ग्रोन डायमंड बनाते हैं तो आप उसमें लिमिटेड कट्स लगा पाते हैं, जिसकी वजह से उसकी अपीयरेंस वैसी नहीं होती जितनी खूबसूरती एक नॉर्मल नेचुरल डायमंड में होती है। तो वैल्यू का डिफरेंस जरूर है, लेकिन जहां तक सवाल है कंडीशंस का, तो वी आर एबल टू रेप्लिकेट दोज कंडीशंस इन लैब, एंड देयर आर, दिस इज वेरी कॉमन। अगर आप किसी डायमंड ज्वेलरी स्टोर में चले जाएंगे तो दे विल हैव टू टाइप्स ऑफ डायमंड, लैब ग्रोन डायमंड्स एंड नेचुरल डायमंड्स। ओके इज सर। दैट क्लियर? ठीक यस हो गया? सर। अच्छा बेटा, ओके, अब उसके बाद एक आखिरी पॉइंट पे चलते हैं बेटा। डायमंड इज वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन। डायमंड क्या है? वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस, दुनिया की जो मजबूत तरीन और हार्ड तरीन चीजें हैं उनमें से डायमंड एक है। जबकि ग्रेफाइट ऑन द अदर हैंड, ग्रेफाइट इज स्लिपरी टू टच। अब ये वो पॉइंट है जहां पर एग्जामिनर आपको फंसाता है। देखो, मैंने शुरू में ये बता दिया था कि दोनों स्ट्रक्चर जॉइंट है तो दोनों का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। लेकिन अगर ये बात मैं नहीं बताई होती मैंने, और यहां पर बच्चा ये वाला पॉइंट पढ़ता है कि डायमंड हार्ड है और ग्रेफाइट स्लिपरी है, तो उससे वो किस कंफ्यूजन में जाता है दाऊद? वो समझता है डायमंड हार्ड है, चूंकि जॉइंट है वो हार्ड होगा, तो उसको समझ आ जाता है। बट जैसे ही वो रीड करता है कि ग्रेफाइट स्लिपरी है, तो अब वो स्लिपरी को कंफ्यूज करता है वीकनेस से। वो समझता है कि ये स्लिपरी है तो शायद मजबूत नहीं होगा। और इसलिए अगर एग्जामिनर इसके इस पॉइंट के बाद तुमसे पूछे कि बताओ मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा या कम, तो यूजुअली बच्चे क्या आंसर करते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? कम, विच इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। व्हाई इनकरेक्ट? बिकॉज बोथ आर, बोलो बेटा, बोथ आर जाइंट स्ट्रक्चर्स। दोनों के अंदर कार्बन कार्बन के बेतहाशा बॉन्ड्स है अनीशा। तो जब इतने ज्यादा बॉन्ड्स है दाऊद, तो संदीप, जयान, शायान, इतने ज्यादा बॉन्ड्स अवेलेबल हैं तो तोड़ने के लिए थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो दोनों ही का मेल्टिंग पॉइंट बेटा बोलो हाई होगा। हाई अब होगा। सवाल ये पैदा होता है कि सर जब ये जाइंट है तो फिर स्लिपरी क्यों है? तो आए समझाता हूं मैं, क्योंकि इसका रीजन अलग से आता है कि वाई ग्रेफाइट इज स्लिपरी टू टच। वाई ग्रेफाइट इज स्लिपरी टू टच, इसका रीजन अलग से आता है। और अब जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो शायद आपको अपनी बुक या नोट्स याद आ जाए जो आपने स्कूल में बनाए हैं। तो मैं अब इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि भाई ग्रेफाइट एक जाइंट स्ट्रक्चर होने के बावजूद स्लिपरी टू टच क्यों होता है। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है सवाल। वाई ग्रेफाइट इज स्लिपरी टू टच। ठीक है जी। तो बेटा इसका जवाब देने और समझाने के लिए पहले मैं आपको एक बेसिक सी डायग्राम बताता हूँ। ये डायग्राम मैं घर से नहीं लाया हूँ, ये आपकी बुक में मौजूद है। आप चाहें तो मेरे साथ बना लें।
बेटा ये समझना, बड़ा ही जबरदस्त एग्जाम्पल हमारे सामने मौजूद है समझाने के लिए। मेरे बच्चे, ग्रेफाइट में जो कार्बन एटम्स है, देखो ये ना कार्बन कार्बन बॉन्ड्स हैं, ये सारे क्या है, कार्बन 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 कार्बन। तो कैन यू सी के हाउ मेनी बॉन्ड्स आर देयर? देयर आर इमेंस नंबर ऑफ बॉन्ड्स, यस और नो? अरे बोलो बेटा, देयर आर नॉट वन और टू, देयर आर इमेंस नंबर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड्स, यस और नो? यस सर। सो दिस, चूंकि इतने ज्यादा कार्बन कार्बन बॉन्ड है, तो हमने कहा स्ट्रक्चर जाइंट होगा, इसको तोड़ना, अगर मैं इसको तोड़ना चाह रहा हूं, तोड़ना चाह रहा हूं, तोड़ना चाह रहा हूं, तोड़ना चाह रहा हूं, तो आई विल नीड मच मोर वैल्यू ऑफ एनर्जी। लेकिन ग्रेफाइट में क्या है, यानी ये इसका वो एक्सप्लेन करता है फैक्टर ऑफ बीइंग जाइंट। लेकिन ग्रेफाइट में होता क्या है कि जो एटम्स है ना, दे आर अरेंज इन फॉर्म ऑफ लेयर्स, एज यू कैन सी इन द डायग्राम, कि जो एटम्स हैं उनके अंदर लेयर अरेंजमेंट होती है। आप यू देख पा रहे हैं कि जो ये कंटिन्यूस एक लेयर चल रही है, ये कंटिन्यूस एक लेयर चल रही है, ये कंटिन्यूस एक लेयर चल रही है। तो ग्रेफाइट के अंदर होता यह है कि कार्बन कार्बन एटम्स की अरेंजमेंट होती है लेयर पैटर्न में। किस पैटर्न में? लेयर पैटर्न में। और ये लेयर अपने आप में बहुत मजबूत है। देखो जाइंट स्ट्रक्चर है, इतने ज्यादा बॉन्ड है, इस लेयर को तोड़ना बहुत ही मुश्किल है। बट इन लेयर्स के दरमियान में गैप होता है, इन लेयर्स के दरमियान में गैप होता है, एंड दैट गैप इज हेल्ड टुगेदर बाय, ये हवा में तैर नहीं रहे, बल्कि इन गैप से में मौजूद होती हैं। देखो समझना मेरे बच्चे, जाइंट स्ट्रक्चर होना ये पर्पल लाइंस पे डिपेंड कर रहा है कि इतने ज्यादा बॉन्ड्स हैं। लेकिन अब मैं समझा रहा हूं क्या है, ग्रेफाइट की डिफॉल्ट अरेंजमेंट में, ग्रेफाइट की अरेंजमेंट हमें नजर आती है लेयर पैटर्न, लेकिन उस लेयर के दरमियान होता है गैप, और उन गैप्स में प्रेजेंट होती हैं वीक फोर्सेस, जिनको आप कहते हैं, अब पहली दफा आपके सिलेबस में नाम आ रहा है, वीक वेंडर वॉल फोर्सेस। कौन सी फोर्सेस बेटा? वीक वेंडर वॉल फोर्सेस। दीज आर, जो मैंने ग्रीन लाइन से शो की है, दीज आर वीक वेंडर वॉल फोर्सेस। तो इन बिटवीन द लेयर्स देयर आर वीक वेंडर वॉल फोर्सेस प्रेजेंट। अब इमेजिन करो कि ये तुम्हारी एक छत है जी, और इन दो लेयर्स हैं, इनके दरमियान वीक फोर्सेस हैं। तो क्या ये लेयर्स अपनी जगह पर खड़ी रह पाएंगी? बोलो बेटा, कि अगर ये फोर्सेस बहुत वीक हैं, तो ये लेयर्स अपनी जगह पे स्टे करेंगी? नहीं करेंगी, नॉर्मली बड़ी मुश्किल से रुकी होंगी। और जैसी मैं यहां से हल्का सा इसको फोर्स दूंगा, जैसी मैं यहां से हल्की सी फोर्स अप्लाई करूंगा, तो क्या फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से ये लेयर्स एक दूसरे पे स्लाइड करेंगी? बोलो बोलो बेटा, क्या ये लेयर्स एक दूसरे पे स्लाइड करने लग जाएंगी? यस सर। यस सर। क्यों? क्योंकि दीज लेयर्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक वैन डर वाल फोर्सेस। और इमेजिन करो कि अगर दो लेयर्स के दरमियान में वीक फोर्सेस हैं, तो जैसी, यानी फॉर एग्जांपल दो कार्डबोर्ड तुमने लिए, इमेजिन करो दो कार्डबोर्ड तुमने लिए, एक कार्डबोर्ड ये ले लिया एक, और इनके दरमियान तुमने बारीक बारीक से तिनके रख दिए, बारीक बारीक से जो है ना वो झाड़ू के तिनके होते हैं वो रख दिए। तो इवेंचुअली क्या होगा, तुम देखोगे कि जनाबे अली, जैसे ही तुम इसको मूव करोगे, तो ये आगे की तरफ जाएगा, ये पीछे की तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि फोर्सेस स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो सेम चीज यहां पर भी होती है। ग्रेफाइट तो जाइंट स्ट्रक्चर ही है, इसमें इतने सारे बॉन्ड्स, इनको तोड़ना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये जो दरमियान में गैप है ना, इसमें है वीक फोर्सेस। और जब हम ग्रेफाइट को टच करते हैं, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दीज वीक फोर्सेस, ये लेयर्स एक दूसरे पर क्या करती हैं? स्लाइड करती हैं। एंड दिस स्लाइडिंग ऑफ लेयर्स ओवर ईच अदर गिव ग्रेफाइट स्लिपरी टच। ये जो स्लाइडिंग हो रही है लेयर्स की एक दूसरे पर, इस वजह से ग्रेफाइट को क्या मिलता है? स्लिपरी टच मिलता है। देखिए ना, वो जो स्केच पेंसिल की निब को आप टच करें, तो बहुत ही स्लिपरी और स्मूथ होती है। यस और नो? जी सर। इज दैट क्लियर? तो ये जो लेयर्स का एक दूसरे पे शाफिया शाफिया दाऊद मुइज, ये जो लेयर्स का एक दूसरे पे स्लाइड करना है, दिस गिव ग्रेफाइट दी स्लिपरी टच। आर वी ऑल क्लियर? अब्दुल यस रहमान, सर। अनीशा, Yes, sir. यस सर। सो लेट मी राइट द आंसर नाउ। लिखेंगे मेरे साथ, ये बहुत आता है थ्योरी में ये सवाल। नेक्स्ट क्लास में पास पेपर कराऊंगा ना, तो अंदाजा हो जाएगा कि थ्योरी में कितना रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। आप लिखेंगे बेटा, मेरे साथ लिखेंगे, इन ग्रेफाइट carbon atoms are arranged in form of layers in between, sorry, layers. These layers
are separated by small gaps held together by weak van der Waal forces. When a small force is applied, these layers slide over each other and give graphite a slippery touch. So that's the answer you are supposed to write. कि जब हम ग्रेफाइट को देखते हैं तो उसमें हमें कार्बन की लेयर अरेंजमेंट नजर आती है और उस लेयर के दरमियान गैप्स हैं, उन गैप्स में मौजूद है वीक वैन डर वाल फोर्सेस, और जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये लेयर्स एक दूसरे पर स्लाइड करती हैं और इस स्लाइडिंग की वजह से ग्रेफाइट को क्या मिलता है? स्लिपरी टच। इसके साथ ही साथ एग्जामिनर आपसे पूछता है ग्रेफाइट के यूजेस बता दें, तो ग्रेफाइट कंडक्टर है तो इट कैन बी यूज्ड एज अ कंडक्टर। ग्रेफाइट का यूज और क्या हो सकता है? एज अ कंडक्टर हो सकता है, और क्योंकि वो स्लिपरी टू टच होता है तो इट इज ऑल्सो यूज एज अ लुब्रिकेंट। इट इज ऑल्सो यूज एज अ लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट क्या होता है? जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के काम आता है। एज ग्रेफाइट हैज अ स्लिपरी टच सो इट कैन यूज एज अ लुब्रिकेंट। मशीन के ऊपर कार्बन बुशेस लगाई जाती हैं जिसमें ग्रेफाइट कोटिंग होती है ताकि अगर वो एक दूसरे से टकराएं तो स्लिपरी रहे, रेजिस्टेंस ना हो, फ्रिक्शन ना हो। आर वी ऑल गुड टू गो बेटा? यस संदीप, सर। शाफिया, अनीशा, अली उस्मान, बेटा समझ आता है ये? जी सर। इज एवरीबॉडी ओके? ओके। नाउ मेरे बच्चे, अगर आप थोड़ा सा पीछे चलें तो आपको नजर आएगा कि हमने यहां लिखा था कि जाइंट स्ट्रक्चर जो कोवेलेंट हम पढ़ रहे हैं उसमें डायमंड अभी हमने पढ़ा, ग्रेफाइट पढ़ा, अब क्या बाकी है? सिलिकॉन और सिलिका। सिलिकॉन और सिलिका। ऑर्गेनिक पॉलीमर्स तो हमने पढ़ा नहीं है, अब हेडिंग बना लीजिएगा। अब हेडिंग बना लीजिएगा बच्चों, सिलिकॉन एंड सिलिका एक साथ ही बना लें। मुझसे याद हुआ ये बेटा? यस सर। मुझसे सिलिकॉन एंड सिलिका। देखो पहले तो समझ लो सिलिकॉन क्या होता है। सिलिकॉन जिस तरह डायमंड वाज मेड अप ऑफ कार्बन ओनली, सिलिकॉन इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन एटम्स ओनली। सिलिकॉन इज मेड अप ऑफ silicon only, silicon atom. And what is silica? Silica is basically compound of silicon, which is silicon dioxide, SiO2, and it is silicon dioxide which is commonly called as sand. So basically silica is what? Sand. Silica is what बच्चों? Sand. सैंड। तो अब मेरे बच्चे क्या हमें इनका अलग से स्ट्रक्चर पढ़ना है? मेरे बच्चे आपके लिए आसानी कर देते हैं, एक जुमला देते हैं, गल मुका देते हैं। बोथ सिलिकॉन एंड सिलिका हैव स्ट्रक्चर्स सिमिलर टू डायमंड। बस एक जुमला लिखा और गल मुक गई। क्या कहा हमने? कि सिलिकॉन और सिलिका दोनों का स्ट्रक्चर किसकी तरह होता है बेटा? बोलिए, डायमंड की तरह। जब मैंने बजाय इसकी कि मैं अलग अलग लिखवाता और लंबा करूं, मुइज क्या लगता है जब हमने कह दिया डायमंड की तरह होता है तो इसके अंदर ये इंसुलेटर होगा, कंडक्टर होगा? मुस्कान, संदीप, शाफिया, इंसुलेटर। ये भी क्या होगा? इंसुलेटर। ये भी क्या होगा? इंसुलेटर। इसमें भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, इसमें भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। इसमें भी टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होगी, इसमें भी टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होगी। दोनों जॉइंट है तो दोनों का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? हाई होगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? हाई होगा। क्या ख्याल है? तो बजाय इसके कि मैं ये प्रॉपर्टीज अलग से लिखवाऊं, अनीशा, अली उस्मान, ये ज्यादा इजी हो गया दाऊद कि वंस Yes, यू sir. नो डायमंड एंड ग्रेफाइट वी सिंपली से you should know what is silicon. Silicon is only silicon and silica is silicon dioxide which is sand. बट जब आपको ये लाइन मिल गई तो आपके लिए
गेम बहुत ही आसान हो गई। क्यों? क्योंकि रादर देन राइटिंग देम अगेन यू जस्ट सिंपली नो एवरीथिंग इज अप्लाइड, जो कि डायमंड पे होती। क्या अप्लाई किया था आपने? डायमंड की तरह इनका सॉलिड स्टेट भी सॉलिड होगा, मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होगा, अरेंजमेंट भी टेट्राहेड्रल होगी, इंसुलेटर होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। यस और नो? इज एवरीबॉडी एब्सोल्युटली क्लियर बच्चों? यस सर। जी संदीप कुमार, अनीशा, अली उस्मान, अब्दुल रहमान, यस सर। मुसिद, मेरे बच्चों, मेरे सर एक नौजवानों, कंफ्यूजन। हाँ बेटा बोलो सर वो सिलिकॉन तो होता है ब्रिटल, बोलो डायमंड बोलो। तो नहीं होता। सिलिकॉन तो होता है क्या? ब्रिटल होता है ना, टूट जाता है आराम से। सिलिकॉन? यस सर। आप सिलिकॉन की बात, आपने कहाँ देखा है सिलिकॉन? सर याद नहीं आ रहा लेकिन देखा हुआ है। अरे भाई भाई आप, मैं बताता हूँ। ये जो सिलिकॉन ट्यूबिंग आती है ना, जो गाड़ी वगैरह में इस्तेमाल होती है किसी चीज को सील करने के लिए, वहां आपने देखा है कि जनाब वो सिलिकॉन पे ड्राई आउट होने के तो बाद सर ये जैसे जो सख्त हो ट्यूब जाता है। ट्यूब वगैरह में सिलिकॉन आती है और ये सिलिकॉन में कोई डिफरेंस है क्या है? अब वो जाहिर है प्योर सिलिकॉन नहीं है जो ट्यूब में आती है, उसमें सिलिकॉन शामिल होता है, और वो सिलिकॉन वाला ही कंपोनेंट होता है जो बेसिकली उसको हार्ड बनाता है और लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। दैट इज नॉट प्योर सिलिकॉन ऑब्वियसली। ठीक है। अब देखो देखो, डायमंड जैसा होने का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही अगर बिल्कुल ही डायमंड जैसा होगा फिर तो डायमंड ही कहलाएगा ना। यानी मेजर प्रॉपर्टी, व्हाई आर वी नॉट राइटिंग इट, जो मेजर प्रॉपर्टीज है उसमें इट इज सिमिलर टू डायमंड, मतलब दोनों का मेल्टिंग पॉइंट हाई है, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होगी, इंसुलेटर होगा, करंट कंडक्ट नहीं करेगा। ठीक है ना? दीज आर दी रीजनिंग प्रॉपर्टीज मुझसे, जिसमें वो सिमिलर होगा किससे? डायमंड से। नॉट इन एवरी सिंगल प्रॉपर्टी ऑब्वियसली। ओके सर, थैंक यू। ठीक है मेरे बच्चे, मेरे नौनिहाल, जाइंट स्ट्रक्चर्स का टॉपिक खत्म हो गया। और अल्हम्दुलिल्लाह 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 हमारा यूनिट एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग और जाइंट स्ट्रक्चर का यूनिट भी क्या हो गया? खत्म हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे बच्चे ये यूनिट मुक गया, अल्लाह का एहसान है, करम है मालिक का। अब मैं आपसे विनती करता हूं, मैं वैसे इसके सारे नोट्स भी अब शेयर कर दूंगा, ठीक है, हैंड रिटन भी, जो मैं यूजुअली कर देता हूं फिर। और उसके बाद आपसे विनती ये है कि बेटा आप पूरे अच्छे से रिवीजन करके रखें। क्यों? क्योंकि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में करेंगे इसका पास्ट पेपर सेशन। तो मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग और जाइंट स्ट्रक्चर से कुछ थ्योरी के क्वेश्चंस आपको कराऊंगा और कुछ एमसीक्यू कराऊंगा, जस्ट टू गिव यू आइडिया कि आपने जो पढ़ा है वो कैसे आता है, एग्जाम में कैसे पूछते हैं। एंड फॉर दैट आई वांट एवरीबॉडी टू रिवाइज एवरीथिंग वेरी डीप, मतलब क्लियरली, विदाउट एनी कंफ्यूजन, ताकि पार्टिसिपेशन हो, बजाय इसके कि दोबारा लेक्चर देना पड़े। तो वी विल हैव सेशन टुमारो, जो नेक्स्ट सेशन होगा हमारा, वो हमारा पास्ट पेपर सेशन होगा, एंड देन यू विल बी गिवन द होमवर्क फॉर दिस चैप्टर, एंड मोस्ट लाइकली इन द नेक्स्ट वीक यू विल बी हैविंग द टेस्ट ऑफ दिस यूनिट एज वेल।